चलिए पहले कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। आप बताइए, यूरोप देश है या महादेश है? ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र में एकता का प्रसार करता है। ये बताइए कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? पुनर्जागरण के। ये उग्र रूप में कब आया? 1788 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। आक्रामक रूप में कब आ गया? 19वीं शताब्दी। चलिए अच्छा ये बताइए, फ्रांसीसी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका क्या वो कारण है? वो कारण है, पहला कारण क्या है? फ्रांस की राज्य क्रांति। दूसरा कारण क्या है? नेपोलियन का। अच्छा ये बताइए, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन। रणबीर खड़े हो जाओ बुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? अनुज। वियना सम्मेलन कब हुआ? आप यहां आएंगे या हम वहां पे आ जाएं? चलिए हम ये आ जाते हैं। क्लास चल रही है तो बात काहे कर रहे थे? क्या निकालने के लिए अभी हम बतला दिए, अब नहीं बतला पाए तो अब मार खाइए। हाथ छिपिएगा नहीं, हड्डी सब टूट जाएगा। आराम से, ठीक से हाथ सीधा रखिए, टूट जाएगा। सीधा रखिए। ठीक से टूट जाएगा। सीधा रखिए। गलती काहे की है? ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, हाथ निकालिए। ऐसे टूट जाएगा। ठीक से बताइए, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1800। बताइए, पहले क्वेश्चन बतला दिए, ध्यान नहीं दिया इसलिए ना मार खा गया। ध्यान देना चाहिए था, इसलिए ध्यान दीजिए। बेचारा गोलू नहीं पूछे क्योंकि वो किसी से बात नहीं किया था। बात समझे नहीं? दोनों बतिया रहा था, वो उधर बैठा हुआ है, वो इधर बैठा हुआ है, फिर भी बात कर रहा था। तो वियना सम्मेलन हुआ 1815 में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये वियना सम्मेलन क्यों हुआ था? हुआ क्या था कि इससे पहले 1815 ईस्वी से पहले नेपोलियन के समय में, और नेपोलियन से पहले की बात आपको बतलाते हैं। उस समय पूरे यूरोप में राजा का शासन था, राजतंत्र लागू था। पूरे यूरोप में राजतंत्र। पता नहीं कहां से ये नेपोलियन आ गया। और नेपोलियन आया और अपने युद्ध के द्वारा, युद्ध अभियानों के द्वारा पूरे राजतंत्र को अस्त व्यस्त कर दिया। पूरे राजतंत्र को खत्म करके क्या लागू कर दिया? लोकतंत्र, गणतंत्र लागू कर दिया। किया तो बहुत अच्छा लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उसका लोभ था। चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र लागू किया, ये बहुत बढ़िया था। लोकतंत्र लागू किया, राजतंत्र खत्म हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नेपोलियन का अंत हो गया, और जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ, वो सब राजा महाराजा जिंदे था। सब राजा महाराजा फिर से बैठक बुलाया। बात समझे ना? बैठक बुलाया, उसी को बैठक कहां बुलाया था? वियना नामक जगह पर। ठीक है, तो वहां पर एक बैठक बुलाया, और उस बैठक में ये बातें हुई जो पुराना व्यवस्था था,
राजतंत्र, उसको फिर से सभी जगह लागू किया जाए। और ये बैठक कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ये बैठक कब हुआ? किस जगह पर हुआ? वियना नामक जगह पर हुआ, इसलिए इसे वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियना। बताइए, इतना क्लियर है? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वियना सम्मेलन। अब देखिए, इससे आगे पढ़ने वाले हैं। सन 1815 ईस्वी, सभी आदमी लाइन बाय लाइन हर एक शब्द को समझना है, ठीक है? हर एक शब्द को आप समझिए, घर पर जाकर के फिर से उसी लाइन को समझिए, जो शब्द समझ में ना आए वो आकर के पूछना है। सम्मेलन मतलब होता है सम्मेलन, मेलन मिलना, सभी लोगों का एक जगह पर मिलना, सम्मेलन। सन 1815 ईस्वी, सुनिए ध्यान से, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। बताइए, वियना, यहां से क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी, वियना सम्मेलन का, अच्छा, सबसे पहला बात तो आप ये बता दीजिए कि वियना सम्मेलन हुआ कब? वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी। इस वियना सम्मेलन का मेजबानी, मेजबानी का मतलब क्या होता है? सुनिए, मेजबानी का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं कहीं पर पंचायती होता है तो वहां का कोई हेड होता है, सरपंच, तो पूरे पंचायती का जितना आदमी बैठा हुआ है उसका मेजबानी कर रहा है। अच्छा, आप लोग गांव घर में ग्रुप लोन बहुत ज्यादा देखते होंगे, और हमेशा बैठक होते रहता है, उसका मीटिंग होते रहता है। तो एक प्रमुख महिला होती है उसमें, एक प्रमुख महिला होती है, बात समझे ना? क्या कहा जाता है उसको? अध्यक्ष, हाँ, कोषाध्यक्ष, जो भी हो, बात समझे ना? तो वही हुआ मेजबानी करना, मतलब पूरा जो है वही संभालती है, तो वही हुआ मेजबानी करना। तो वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन कर रहा था बताइए? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और नाम क्या था? मेटरनिख। नाम था मेटरनिख। बड़ा ही खतरनाक आदमी था मेटरनिख, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के अंत के बाद सभी देश मिलकर के, यूरोपियन बहुत सारा देश मिलकर के सब एक सम्मेलन किया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 1815 ईस्वी में, ठीक है? उसका मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन मेजबानी कर रहा था बताइए? क्या नाम था? मेटरनिख। ध्यान दीजिएगा। जो घोर प्रतिक्रियावादी था, ये मेटरनिख, बोले ना बहुत खतरनाक आदमी था, घोर प्रतिक्रियावादी था। ये मेटरनिख कैसा आदमी था? घोर प्रतिक्रियावादी। क्या मतलब हुआ इस शब्द का? घोर प्रतिक्रियावादी। देख रहे हैं, प्रतिक्रियावादी, वादी मतलब विचारधारा होता है, प्रति मतलब उल्टा, क्रिया मतलब कोई काम, मतलब जनता यदि कोई भी काम चाहता था ना तो ये उसका उल्टा सोचता था। कोई किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं चाहता था, कहता था हम राजा हैं, हम जो कहेंगे, हमारे मुंह से जो निकल गया वो पत्थर की रेखा है, वही होगा। क्या होता है छोरो? तो बात समझ में आया? घोर प्रतिक्रियावादी मतलब किसी प्रकार का कोई सुधारात्मक कार्य नहीं करना चाहता था। पब्लिक यदि कुछ मांग करता था तो उसका ये विरोध करता था कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। इस सम्मेलन में ध्यान दीजिए, वियना सम्मेलन में कौन कौन आदमी आया था? इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। वियना सम्मेलन में कौन सब था? इस वियना सम्मेलन में रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सा, पर्सा ने है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में
उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। ये सब देश मिलकर के मेटरनिख के मेजबानी में एक व्यवस्था बनाया, एक सिस्टम बनाया, और उस व्यवस्था का नाम क्या दिया? मेटरनिख व्यवस्था। बात समझे ना? ये मेटरनिख ही ना है, इसी की मेजबानी में, इसी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन बुलाया गया और इसने ये सब मिलकर के एक व्यवस्था का निर्माण किया और एक व्यवस्था को अपनाया। उस व्यवस्था का क्या नाम पड़ा बताइए? मेटरनिख व्यवस्था। मेटरनिख एक प्लानिंग किया। प्लानिंग क्या किया कि अभी जो सभी जगह पर गणतंत्र लागू हो गया है, लोकतंत्र लागू हो गया है, फिर से सभी जगह पर राजतंत्र बहाल किया जाए। फिर से सभी जगह पर राजतंत्र बहाल किया जाए। बात समझे ना? तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को क्या कहा गया? मेटरनिख व्यवस्था। और फिर ये व्यवस्था तो वहां पर पंचायती में बना ना, ये सब मिलकर के बैठक किया। वो बैठक में क्या बोला गया कि मेटरनिख व्यवस्था को अब लागू किया जाए। मेटरनिख व्यवस्था क्या है कि गणतंत्र को खत्म करना है और फिर से राजतंत्र लागू करना है। बाद में लागू कर भी दिया। हाँ, गणतंत्र को खत्म कर दिया और क्या लागू कर दिया? राजतंत्र। और उस व्यवस्था को कहा गया, उस युग को कहा गया मेटरनिख युग। क्या कहा गया? मेटरनिख युग। युग। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। जैसे ही वियना सम्मेलन हुआ, ध्यान दीजिएगा, वियना सम्मेलन के बाद, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, याद रखना है, याद करवा देंगे। वियना सम्मेलन के बाद आप बताइए, वियना सम्मेलन के बाद किस युग का अंत हो गया? नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग का, नेपोलियन युग का, और किस युग की शुरुआत हो गई? बताइए। नेपोलियन युग का अंत हो गया और किस युग का शुरुआत हो गया? मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई? तो वियना सम्मेलन 1815। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। देखिए, अब ये व्यवस्था बना लिया, युग की शुरुआत भी हो गई, अब चला सभी देश पर शासन करने के लिए और राजतंत्र लागू करने के लिए। प्लानिंग तो कर लिया था, अब सब जगह लागू करना है, धीरे धीरे लागू कर भी रहा है। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत किया है इटली से। कहां से शुरुआत किया है? इटली से। और देखिए क्या किया है इटली के साथ। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। ध्यान दीजिएगा, इटली जो देश है, ये इटली क्या है? एक देश है। इसमें बहुत सारा राज्य था, जिसमें एक राज्य का नाम यहां पर दिया हुआ है सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स, ये दोनों राज्य ऑस्ट्रिया ने किसे दे दिया? बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। बुर्बो वंश के सम्राट क्या? फर्डिनेंड को।
ठीक है, मतलब ये सब क्या कर रहा है ना कि इटली का टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, क्योंकि ऐसे कैसे शासन करेगा, सब आदमी एक है, जाएगा कहेगा कि ये लोकतंत्र खत्म करो, राजतंत्र लागू होगा, सब थपरे थपरे मार देगा उसको, बात समझे ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, पहले अंग्रेज वाला नीति अपना रहा है। अंग्रेज यही ना कर रहा था कि फूट डालो और शासन करो, तो ये भी वही कर रहा है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया का ही ना चांसलर था ये मेटरनिक। मेटरनिक कहां का है, ऑस्ट्रिया का। थोड़ा सा हम नक्शा में आपको दिखा देते हैं, ये आ गया, यहीं पर होगा, हाँ ये है ऑस्ट्रिया। और ये ऑस्ट्रिया से अब किस पर शासन कर रहा है, इटली पर। ऑस्ट्रिया से किस पे शासन कर रहा है, नहीं दिखा क्या, इसमें भी दिखा देते हैं, ये है ऑस्ट्रिया, नहीं नहीं यहाँ पे हाँ ये ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया से किस पे शासन कर रहा है, इटली पे, ठीक है। तो बताइए ऑस्ट्रिया का मनुष्य खतरनाक मेटरनिक कहां का, ऑस्ट्रिया का, वहां तो लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र तो लागू किया ही, और उसके बाद जो उसके बगल का देश था, उसके बगल का देश था कौन सा, इटली। इटली पर भी शासन करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, इटली पर भी शासन करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इटली का एक प्रदेश सिसिली और नेपल्स पर किसका शासन हो गया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। और सम्राट मतलब राजा, राजा का क्या नाम था, फर्डिनेंड, ठीक है। और ये सब वही राजा है जिसको लात मार करके हटा दिया गया था, बोला कि अब लोग मतलब ये राजतंत्र, कौन, नेपोलियन, सबको हटा दिया था, अब बोला लोकतंत्र रहेगा, जनता जिसे चुनेगा वही राजा बनेगा। लेकिन बेचारा नेपोलियन का अंत हो गया, अंत हो गया तो सब जो है फिर से पंचायती सब करके पुराना व्यवस्था लागू कर रहा है। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को दे दिया गया। इटली में ही था रोम, इटली में क्या था, रोम किसको दे दिया गया, पोप को। पोप भी कौन है, राजा है, पोप कौन है, देख रहे हैं इटली का बंटवारा हो रहा है, इटली को टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके बांट रहा है कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, और सब मेरे अनुसार शासन करना है, क्योंकि हम हैं महाराजा। बात समझे ना, कौन, मेटरनिक, बड़ा खतरनाक आदमी था, कहां का था, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और शासन कहां कर रहा है, इटली में, टुकड़ा टुकड़ा करके। सुनिए तीसरा, इटली में ही था लोम्बार्डी एवं वेनेशिया, क्या था, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम थी। इस यहां पर कौन है, ऑस्ट्रिया, मतलब मेटरनिक खुद। यहां पर कौन है बताइए, इटली में तो बैठा हुआ है, ये है, नहीं इटली में नहीं, ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रिया में तो खुदे बैठा हुआ है ही, और वहीं बैठ करके इटली के दो राज्य लोम्बार्डी और वेनेशिया पर वहीं से शासन चला रहा है, और जो दूर दराज का क्षेत्र है उसको किसी किसी को दे दिया। बात समझे ना, कि ये लो तुम यहाँ का राजा बन करके शासन करो, लेकिन हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा। बात समझे ना। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। कौन कौन सा राज्य बताइए, परमा और मोडेना, परमा, मोडेना और टस्कनी, परमा, मोडेना और ये तीनों राज्य हैब्सबर्ग को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, हैब्सबर्ग को। बताइए क्या कर दिया इटली का,
जो पहले पूरे इटली में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गया था। पूरे इटली के लोग मिलकर के जिसे चुनते थे वो उस पर शासन करता था, अर्थात लोकतंत्र स्थापित था। अब उस पूरे इटली का टुकड़ा टुकड़ा करके, कौन, यही मेटरनिक, खतरनाक आदमी, ठीक है, पूरे इटली का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है, जिसे बांट दिया है, ऐसे जैसे उसका अपना बपोटी हो, बांट दिया है। बताइए, सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया को ऑस्ट्रिया मतलब खुद कायम रहा, मेटरनिक खुद शासन कर रहा है उस पे, ठीक है। और ये परमा, मोडेना और टस्कनी किसे दे दिया गया? हैब्सबर्ग को। सबको खराब के जैसे बांट दिया है। बात समझे ना, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ये तो इटली का हाल, ये इटली का हाल है। था ये मेटरनिक कहां का? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम आपको अभी ऑस्ट्रिया के बारे में, बहुत छोटा सा है, इतना सा तो ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और पूरा इटली पर कब्जा कर लिया, टुकड़ा टुकड़ा करके। और जर्मनी का क्या हाल कहें, क्या किया ये ऑस्ट्रिया? जर्मनी को टोटल 39 भागों में बांट दिया। जर्मनी को टोटल, और सब जगह अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन था? यही मेटरनिक का, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया देश का नाम है और उस देश का राजा कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। चलिए, क्या क्या बताइए। जर्मनी को टोटल 39 भागों में बांट दिया। ये तो बहुत गलत किया। देख रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा है, ठीक है। तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। और मेटरनिक के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया कि इन सभी जगह पर या जर्मनी का जो 39 गो रियासत है, उन सभी जगह पर कभी भी राष्ट्रीयता की भावना जन्म न ले। क्योंकि यदि राष्ट्रीयता की भावना जन्म ली तो सब थकूच देगा इसको। किसको? मेटरनिक को। बात समझे ना। किसी दूसरे देश का हो करके आज दूसरे देश को जैसे मान लीजिए कहीं दूसरे जगह का आदमी अपने देश को, मतलब अपने भारत में आकर के भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर दे और उस पर शासन करे, जिसे अंग्रेज किया, तो कितना मार मारे हम लोग अंग्रेजों को। बात समझे ना। डर से और इंडियन है ना अपने लोग, तो इंडियन है ना हमारा। 222 दिन तक क्यों घर में बंद रहा था? डर से। 1857 में अंग्रेज। बात समझे ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसको भी लोग मारेगा कि छोड़ देगा? खूब मार मारेगा। जैसा इसका लक्षण कर्म है, खूब मार मारेगा, ठीक है। देखिए, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। देखिए ना कहां कहां शासन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रिया का आदमी इटली में किया, जर्मनी में किया, अब फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को लागू कर रहा है। और वही फ्रांस जहां पर 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। बात समझे ना। अब देखिए, सबसे पहले फ्रांसी जगह था, वहीं पर क्रांति हुई, तो उसका असर इटली में पड़ा, ऑस्ट्रिया में पड़ा, और सब जगह लोकतंत्र लागू हो गया। अब जो है ये इटली में राजतंत्र लागू कर दिया, ऑस्ट्रिया में तो किया ही, जर्मनी में कर दिया, अब फ्रांस में भी गया क्या लागू करने के लिए? राजतंत्र लागू करने के लिए। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए।
मेटरनिख देख रहे हैं, एक अकेला आदमी और कितना देश पर शासन कर रहा है, टुकड़ा टुकड़ा में सबको बांट करके, लेकिन इसका ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाया। किया, काफी दिन तक किया, और वो इस फिराक में था ना कि कभी भी यहां पर राष्ट्रता की भावना जन्म ना ले, लेकिन उसके जीते जी ही राष्ट्रता की भावना जन्म ले ली। उसको मारने के लिए, राष्ट्रता की भावना यदि जन्म लेगी तो कोई इसको छोड़ेगा नहीं। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना है। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का राजा कौन बना है? फ्रांस का राजा कौन? लुई 18। फ्रांस का राजा कौन बना है? उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यह राजा था बहुत चालाक। हालांकि इस राजा को किसने बैठाया गद्दी पर? मेटरनिख ने। बोला कि तुम बैठो और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे शासन करना। अब मेटरनिख क्या चाहता था कि राजतंत्र ही रहे, ठीक है, और मतलब राजा जो चाहेगा वही होगा, और उसका अपना मानना था कि हम जो कहेंगे वही सब जगह होगा। और पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया गया पूरे फ्रांस पर, इस राजा को गद्दी पर बिठा करके, और इसको आदेश दिया गया कि पूरे फ्रांस में जो है ना, जो पुरातन व्यवस्था थी, पुराना जो नियम कानून था राजा वाला, वो पूरा लागू कर देना। लेकिन ये राजा था चालाक, ये सोचा हम लागू कर देंगे तो यहाँ का पब्लिक पहले मुझे ही मारेगी, जब राष्ट्रता की भावना जन्म लेगी तो, जब सब एक हो जाएगा तो पहले मुझे ही पीटेगा। तो ये चालाकी किया, ये पुरातन व्यवस्था को पूरे फ्रांस पर थोपने का कोशिश नहीं किया, ये समझौता कर लिया। कुछ राजा का बात मान लिया और कुछ प्रजा का बात मान लिया, आप बीच का रास्ता निकाल दिया ताकि बचा हुआ रहे सबसे। नहीं तो मान लीजिए पूरा प्रजा का बात मान लेता तो वो मार देता मेटरनिख, मेटरनिख का पूरा बात मान लेता तो ये प्रजा थकूच देता। बात समझे ना? तो ये लुई 18वां जो राजा था ये बहुत ही ज्यादा चालाक था, ये बीच का रास्ता निकाला। बस हो गया, खत्म होने वाला है। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में। चलिए, ये लुई 18वां के बाद जो राजा बनेगा ना फ्रांस का, वो बनेगा चार्ल्स 10वां, और चार्ल्स 10वां के शासनकाल में होगा क्रांति, और वही क्रांति मतलब पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है, क्रांति होगा कल, तो कल क्रांति पढ़ेंगे। युद्ध, मारपीट नहीं, इसका जो है क्वेश्चन आंसर का नोट्स मिलेगा बस। हाँ, होमवर्क लीजिए। हाँ, होमवर्क बताइए, नहीं तो नोट्स दे देंगे इसका भी। बताइए होमवर्क। गणित में 1.1 का पहला सवाल का फेयर कर लेना है एनसीईआरटी से, और फेयर कल चेक करा लेना है। उसके बाद केसी सिन्हा 1.1 का पहला सवाल पूरा बना करके लाना है रफ कॉपी में, हम चेक करेंगे, उसके बाद आप फेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बताइए भौतिकी में क्या करना है? अच्छा, पहला चैप्टर पूरा याद करके लाना है, जहां तक पढ़ाई हो गया है, ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लेना है, पूरा याद कर लेना है। चलिए और बताइए, इतिहास 2 पेज पढ़ के लाना है, पहला पेज और दूसरा पेज, जहां तक पढ़ा दिए हैं पढ़ के लाना है, ठीक है। तीसरा पेज तक पढ़ाया है।
रीड करके आइएगा, जाइए।